नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम के गद्य खंड का अध्याय लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत गद्य की एक विधा होती है जो अपनी यात्रा के अनुभवों को एक लेखन में सजोया जाता है। तो यात्रा वृत्तांत में राहुल जी का योगदान जान लेते हैं कि यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अनन्यतम है या सर्वोपरि है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। कि घुमक्कड़ी का शास्त्र रचते हुए कहने से तात्पर्य है कि जो भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते हुए उनके लाभों का विस्तार से वर्णन किया है और मंजिल के स्थान पर यह कहा है कि घुमक्कड़ का या यात्रा करने वाले का उद्देश्य यात्रा ही होता है। तो घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। विभिन्न स्थलों की हम भाषा और संस्कृति के बारे में भी जानते हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो अब चर्चा करते हैं, यह जो अध्याय दिया हुआ है लहासा की ओर, इसके बारे में संक्षिप्त जानते हैं कि संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय 1930 के समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिकमंगे के छद्म वेश में की थी। इसीलिए उनको भिकमंगा बनना पड़ा। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब अध्याय शुरू करते हैं लहासा की ओर। तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। क्या? लहासा। फरी कलिंगपोंग का रास्ता, तो ये कै वर्ग का पंचम वर्ण है, इस प्रकार से ये। तो इसका उच्चारण जो होता है ज्ञ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये कलिंगपोंग। तो फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से लहासा की ओर से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। तो ये व्यापारिक रास्ता तो था ही, इसके साथ साथ सैनिक भी इसी रास्ते से आवागमन करते थे। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। फौजियों की चौकियां बनी हुई थी जो सुरक्षा के लिए तैनात थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। तो उन चौकियों और किले में पहले चीनी सेना रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, तो उन किलों जो दुर्ग थे उनके किसी भाग में किसान अपना बसेरा बना चुके हैं। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त मतलब त्यागा गया, छोड़ा हुआ। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। तो ये बताया है आराम की बातें क्या क्या है, कि वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं है, कि वहाँ छुआछूत नहीं होता है, जाति में भेदभाव नहीं करते हैं। और नए औरतें वहाँ पर्दा करती हैं और पर्दा प्रथा भी वहाँ पर लागू नहीं है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को
लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, कि आप बिना रोक टोक के घर के अंदर जा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो निम्न श्रेणी का भिखमंगा होता है उसको घर के अंदर नहीं आने देते, क्योंकि उनको चोरी का भय होता है। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, अनजान हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। तो उधर आसपास चाय के बागान हैं, तो चाय देकर, चाय की पत्तियां देकर या सूखी चाय देकर आप चाय बनवा सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी, कि आप उसे अपनी झोली में से चाय देंगे तो किसी भी अपरिचित से आप चाय पकवा सकते हैं। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूट कर, चोंगी मतलब जो चाय कूटने के लिए पात्र होता है उसके लिए कहा गया है, ये वही पंचम वर्ण है। तो वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसको टोटीदार बर्तन, जिसमें टोटी होती है, जिसको खोटी बोलते हैं, तो मिट्टी के उस टोटीदार बर्तन में, खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद स्वयं जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं, कि आपको ये भय है कि आपकी चाय में वहाँ जो है वो चाय में मक्खन डाला जाता है, तो चाय में सारा मक्खन नहीं पड़ेगा, तो आप चोंगी में चाय मत कर स्वयं ही ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो ये अलग किस्म की चाय बनाई जाती है। परित्यक्त चीनी किले, कि वो त्यागे हुए चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी से तात्पर्य है कि उस राह का या मार्ग का नक्शा। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी थी। तो जब वो राहदारी मांगने आया तो उनको दोनों चिटें दे दी गई थी। दोनों चिटें से तात्पर्य है कि ये जेनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोंगपिन के हाथ से लिखी गई राहदारी, कि वो जो नक्शा लिखा गया था, जो लेखक अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त किया था, तो ये चिट उसको दे दी गई थी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। तो थोंगला जो है वो तिब्बत सीमा का एक स्थान है, तो उसी दिन ये थोंगला के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। तो सुमति जो है वो एक बौद्ध भिक्षु है, मंगोलियन भिक्षु है। तो लेखक को यात्रा के दौरान जो मंगोलियन भिक्षु मिला था, जिसका नाम लोब्जिंग शेख था, और इस लोब्जिंग शेख का अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ, इसलिए लेखक ने सुविधा की दृष्टि से उसे सुमिति कहा है। तो यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। तो भिखमंगे रहते थे, फिर भी ठहरने के लिए हमें अच्छी जगह मिल गई, चूँकि यहाँ सुमति की जान पहचान थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। कि भिखमंगे वापस लौटते समय नहीं थे, जबकि भद्र पुरुष या भद्र यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर आए थे। कि जब वो गए थे तो भिखमंगे के रूप में गए थे, क्योंकि भारतीयों को वहाँ प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। लेकिन जब वो वापस लौटे तो भद्र पुरुष, या कह सकते हैं कि जेंटलमैन, सज्जन यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। मनोवृत्ति मन की आदतों पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर।
तो छंग एक मादक पदार्थ होता है, नशीला, भांग की तरह। छंग पीकर बहुत कम होश आवास को दुरुस्त रखते हैं, अर्थात होश आवास उनको कम रहते हैं। शाम के वक्त वो छंग पीकर उनकी मस्ती में रहते हैं। अब हमें सबसे विकट का अर्थ होता है जो कठिनाइयों से युक्त, डांडा थोड़ला पार करना था। तो डांडा होता है एक ऊंचा स्थान, और थोड़ला मैंने बताया ही था कि तिब्बत सीमा का एक स्थान है। तो डांडा जो कि ऊंचा स्थान है और थोड़ला तिब्बत के स्थान का नाम है। तो अब हमें ये कठिनाई से युक्त डांडा थोड़ला पार करना था। तो डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो डांडा जो वो ऊंचा स्थान था, ऊंची जमीन थी, वो तिब्बत में सबसे खतरनाक थी। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था। चूंकि उनकी ऊंचाई ज़्यादा थी, 16-17 हजार फीट थी, इसलिए उसके आसपास कोई गांव नहीं था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, छिपने के लिए डाकुओं की सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि आसपास कोई गांव नहीं है, कोई व्यक्ति रहता नहीं है। डाकू सामान्यतः ऐसी ही जगह को अपना आश्रय स्थल बनाते हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए, कि अगर तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। कि अगर इस प्रकार के निर्जन स्थानों में कोई व्यक्ति मर जाए तो फिर किसी को कोई परवाह नहीं होती है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है। वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, कि वहाँ की स्थिति ऐसी है कि जो डाकू होते हैं वो आदमी को पहले मारते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके पास कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। कि वहाँ इस प्रकार का कोई कानून नहीं है कि आप हथियार नहीं रख सकते, इसलिए जैसे लाठी सामान्य होती है उसी प्रकार से वहाँ पर पिस्तौल बंदूक सामान्य है। पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं लोग। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। तो डाकू अगर न मारे तो अन्य लोगों से उसको अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया था, किसी व्यक्ति की हत्या हो गई थी। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और हमें उतनी परवाह नहीं थी, परवाह व्यक्त भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम भिखारी थे, भिखमंगे थे। और प्रारंभ में मैं बता चुका हूँ कि ये उस रास्ते पर भारतीयों का प्रतिबंध होने के कारण ये भिखारी के वेश में गए थे, इसलिए उसकी उतनी परवाह व्यक्त नहीं कर सकते थे। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, शक्ल देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची का अर्थ होता है दया दया, 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। कि अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो भी जाती तो हम टोपी उतार के और जीभ निकाल के कुची कुची कह के और 1 पैसा भीख मांगने लगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख देंगे और चढ़े चलेंगे, उस पर बैठकर चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, ऊपर की ओर चढ़ाई प्रारंभ कर दी। डांडे से पहले ही एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। तो डांडा मैं बता ही चुका हूँ कि जो ऊंची ज़मीन है उसको डांडा कहते हैं। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे।
हमारी दक्षिण तरफ, कि हमारे दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। जो पहले हम श्वेत शिखर अर्थात हिम आच्छादित पर्वत शिखर देख रहे थे, वो अब चले गए थे हमारे दक्षिण की तरफ। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। तो भीटे की ओर, भीटे से तात्पर्य है कि जैसा टीला होता है, रेत का टीला, तो टीले के जैसे ही आकार का दिखने वाला एक ऊंचा स्थान होता है भीटा। तो टीले के आकार के समान दिखने वाले ऊंचे स्थान भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। कहने से तात्पर्य है कि वनस्पतिहीन थे। न वहाँ बर्फ थी, न बर्फ की सफ़ेदी, कि वहाँ बर्फ की सफ़ेदी नहीं झलक रही थी। न किसी तरह की हरियाली थी, कि वहाँ हरियाली भी नहीं थी और बर्फ की सफ़ेदी भी दिखाई नहीं दे रही थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी और हमें उत्तर दिशा की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ रही थी। सर्वोच्च स्थान पर, सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, कि अब हम चढ़ाई चढ़ चुके थे और नीचे उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं, कि उतराई मुश्किल नहीं है, चढ़ने में फिर भी कठिनाई आती है। शायद 2-1 और सवारी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। कि मेरा घोड़ा धीमा चल रहा था और मैंने ये सोचा कि शायद ये थक गया है इतनी दूर चढ़ाई चढ़कर, इसलिए धीमा चल रहा है, और मैं उसे मारना भी नहीं चाहता था कि मार कर तेज दौड़ा सकूं। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, मेरे जो साथियों से, सुमति से पिछड़ गया, और मैं दोनिक्य वस्तु, तो दोनिक्य वस्तु जो है वो एक नायक है जो घोड़े पर चलता रहता है। ये स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज जो उपन्यास है उसका डॉन क्विटोज नायक है, जो हमेशा घोड़े पर चलता रहता है। तो ये स्पेनिश उपन्यास के नायक की भांति ही, जो स्पेनिश उपन्यास का नायक था दोनिक्य वस्तु, उसी की तरह वह भी घोड़े पर चलता रहता था। तो उसी की तरह घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता था और धीमा चलने लगता था। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, दो रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता लेकर और 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लेंगेकोर का रास्ता दाहिने वाला था, अर्थात मैंने गलत रास्ता चुन लिया था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा और वापस उसी दोराहे रास्ते पर आकर मैं दाहिने वाला रास्ते पर गया। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और मैंने बता दिया था कि सुमति जो है वो मंगोल भिक्षु है, तो इसलिए बताया है कि मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में था तो और अधिक लाल दिखाई दे रहा था उसका चेहरा। उन्होंने कहा, सुमति ने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे जो होते हैं वो गोबर के उपले होते हैं जिससे आग जलाई जाती है, उसको सुखाकर बनाया जाता है गोबर को। कि मैंने दो टोकरी कंडे या उपले फूंक डाले। 3 बार चाय को गर्म किया कि तुम्हारी प्रतीक्षा में, इंतजार में। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा
मुझे मिला है, अर्थात ये घोड़ा बिल्कुल सुस्त है, इसीलिए मैं विलंब से पहुंचा हूँ। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था कि मैं रास्ता भटक गया था, मुझे उम्मीद थी कि शायद रात हो जाएगी। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था, उतनी ही जल्दी वो मान जाता था। तो लंगेकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, जहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान मतलब जिनके यहाँ वो जाता था, पूजा पाठ कराता था। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। तो सत्तू तो आप जानते ही हैं कि जो भुना जाता है तो उसको हम ग्रामीण भाषा में धानी बोलते हैं। तो उसको पीस कर जो बनाया जाता है वो उसे सत्तू कहते हैं, जो सामान्यतः पानी में भी मिलाकर पिया जाता है, छाछ में भी मिलाकर पिया जाता है। तो पहले हम चाय सत्तू खाए, तो यहाँ चाय में मिलाकर सत्तू खाया गया, और उसके बाद थुक्पा खाया गया। तो थुक्पा जो होता है वो सत्तू या चावल के साथ मूली की तरह ही, वो मूली के साथ लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ होता है। तो ये पहले चाय के साथ सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो एक अंश हम पूर्ण कर चुके हैं, चूंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम इस बाकी के शेष अंश को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।